सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इस मौके पर आज भी राजपथ पर देश की आन बान और शान की शानदार झलक देखने को मिलेगी। और इस खास मौके पर हमेशा की तरह दिल्ली समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। परेड के शुरू होने से पहले सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण करके देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं करीब 10:26 पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद परेड का आयोजन होगा जो कि करीब दोपहर 12 बजे तक चलेगा। परेड में इस बार अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां रहेंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। भारतीय सेना की 6 पैदल टुकड़ियां, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट भी इसमें हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का एक एक पैदल दस्ता भी परेड में हिस्सा लेगा। तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और एक बार फिर से आज राजपथ पर देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया जाएगा और इसकी झलक भी देखने को मिलेगी। चलिए और आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं और इंदौर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ ध्वजारोहण करेंगे और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंदौर से, जहां कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यहां भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज आपके कर कमलों से हमारे ध्वज की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं गुब्बारों को दंतेवाड़ा में कवासी लखमा, मंत्री कवासी लखमा यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और आप सभी से अनुरोध मंच की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर इंदौर की, जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण यहाँ पर। तिरंगे के 3 रंगों के प्रतीक गुब्बारे उड़कर कुछ सीख ही देकर जा रहे हैं। गुब्बारे ने उड़कर दिख सीख बड़ी, परवाज पंखों की कोई मोहताज नहीं होती। छोटे से गुब्बारे लेकिन सीख बड़ी, पंख नहीं फिर भी उड़ान वही। ये 3 रंगों से आज आसमान पटा हुआ है। गुब्बारे हमारे ध्वज के 3 रंगों के प्रतीक, केसरिया बल देने वाला, सफेद है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी खेतों की अंगड़ाई। इसी बीच परेड कमांडर एसीपी ट्रैफिक अजीत सिंह चौहान द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का निवेदन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके परेड निरीक्षण के निवेदन को स्वीकार किया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण हेतु खुली जीप में सवार हो रहे हैं।
परेड निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुली जी। तो 73वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा और सीएम भूपेश बघेल ध्वजारोहण इस वक्त कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुरैशी जी परेड निरीक्षण का निवेदन स्वीकार कर मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण हेतु खुली जीप में सवार होकर तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। जगदलपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आर्थिक राजधानी एवं स्वच्छता के स्वर्णिम सिरमौर के अलंकारों से अलंकृत इंदौर नगर का यह खूबसूरत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आज के इस पावन पर्व पर अनुपम भाव का एहसास करा रहा है। गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर आज नई सरधस से गणतंत्र दिवस फिर आया। नव परिधान बासंती रंग का माता ने पहनाया। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण यहां पर किया। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां झंडा फहराया और तीसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा में ध्वजारोहण किया। ये तो आजाद सुबहों की बातें हैं, पर जब हम उन गुलाम रातों की सोचते हैं तो एक एक पल सदियों सा लगता है। चित्कार करती हुई जंजीरों की आवाजें रोम रोम में सिहरन सी भर देती है। पूरब तरह के इतिहास हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिनके खून के कतरों ने भारत की आजादी का बीज बोया। और अब इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश की जनता के नाम अपना संदेश प्रस्तुत करेंगे। हमारे सियाम दाई दीदी भाई बहनी संगवारी एवं मयालू नोनी बाबू मल्ल जय जोहार। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस है। हम भारत के लोग बनाए अपने संविधान लागू करे के पावन दिन ही ये बेरा में आपमन के हार्दिक अभिनंदन है। जब हम अपने गौरवशाली संविधान की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उन अमर शहीदों के चेहरे नजर आते हैं जिनकी बदौलत भारत आजाद हुआ था। अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर जैसी विभूतियों की बदौलत 1857 की क्रांति से पहले हमारा छत्तीसगढ़ भारत की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा था। आजादी के आंदोलन से लेकर गणतंत्र का वरदान दिलाने तक जिन महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया उन सबको मैं सादर नमन करता हूं। हमारे दूरदर्शी पुरखों ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के संविधान का सपना ही नहीं देखा था बल्कि इसकी ठोस तैयारी भी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि हमारे संविधान में देश की विरासत, लोकतांत्रिक मूल्य, पंचायत की अवधारणा को अहम स्थान मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू,
तथा विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल महान भावों और उस दौर के विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण की नींव रखी थी। उसी पर देश बुलंदियों के नए नए शिखर पर पहुंचे हैं। मैं उन सभी के योगदान को याद करते हुए सादर नमन करता हूं। आज जब हम अपने देश की पावन पहचान तिरंगे झंडे की छांव में खड़े होते हैं तो आन बान और शान से लहराते तिरंगे में हमें अपनी महान विरासत के अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं जो हमें भाव विभोर करते हैं और गौरव का एहसास दिलाते हैं। हमें अपनी आजादी को बचाने, गणतंत्र को मजबूत करने, संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें इस बात का पुरजोर एहसास होता है कि हमारा संविधान ही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों का प्रणेता है। इसे सहेज कर रखना हम सबका परम कर्तव्य है। भाई और बहनों, इस वर्ष हम देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। यह अवसर मनन करने का है क्या देश आजादी तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर सका है। आजादी के समय जिस तरह सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाया गया था, क्या आज हम उस चुनौतियों से निश्चिंत हो पाए हैं? क्या जनता के स्वाभिमान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लक्ष्य पूरे हो पाए हैं? यदि नहीं तो आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सांप्रदायिक उन्माद देश की प्रगति में रुकावट नहीं है? मेरा मानना है कि आज भी हमारी सबसे बड़ी जरूरत आपसी एकता की है, समन्वय की है, आपसी प्यार और सौहार्दता से आगे बढ़ने की है, ताकि नकारात्मक विचारों को किसी भी क्षेत्र में स्थान न मिल पाए। हमारी जरूरत सद्भावना के साथ विकास की है, हर हाथ को काम देने की है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद एक नया अवसर मिला था कि सही प्राथमिकताओं से विकास की सही दिशा तय की जाए, लेकिन विडंबना है कि 1.5 दशक का लंबा समय गलत प्राथमिकताओं के कारण खराब हो गया। हमें 3 वर्ष पहले जब जनादेश मिला तो हमने छत्तीसगढ़ में न्याय, नागरिक अधिकारों और जन सशक्तिकरण का काम मिशन मोड में किया है। यही वजह है कि आज प्रदेश में चारों ओर न्याय, विश्वास, विकास, उसमें जन जन की भागीदारी की छटा दिखाई पड़ रही है। 3 साल पहले प्रदेश में बेचैनी और बदहाली का सबसे बड़ा कारण था जनता के सपनों, जनता की जरूरतों और सत्ता की सोच में एक रूपता नहीं थी। मैंने गांव-गांव दौरा किए, रंगा था। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन कहते हुए कभी कभी तकलीफ होती है। ये आजादी के बाद हमें आजादी के इतिहास तक गलत पढ़ाया गया। देश को बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी ने दिलाई।
मैं बापूजी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता। बापूजी तो विश्व बंद है, लेकिन आजादी की क्रांतिकारी धारा को भुला दिया गया। एक नहीं अनेकों अमर शहीद क्रांतिकारी, उनकी स्मृति को संजो के नहीं रखा गया। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अमर शहीद क्रांतिकारियों की सही गाथा न केवल देश के सामने रखी, बल्कि उनकी स्मृति बनी रहे और वो प्रेरणा देते रहे। इसलिए देश में अनेकों स्मारकों का निर्माण हुआ। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर भी हमने, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, टंट्या भील हो, रघुनाथ साह शंकर साह हो, भीमा नायक खज्जा नायक हो, राणा बख्तावर सिंह हो, कुंवर चैन सिंह हो, राजा विभूत सिंह हो, बादल भोई हो, इन क्रांतिकारियों के स्मारक बना के जो कर्ज राष्ट्र पर उनका है, उसको चुकाने का विनम्र प्रयास किया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रणाम करता हूं, भारत के संविधान के निर्माता और संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में बनाना प्रारंभ किया। यह हमारे संविधान निर्माताओं के चरणों में विनम्र आदरांजलि है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, संविधान तो निर्जीव है, उसे जीवित लोग बनाते हैं। हम भारत के लोग हो गई है, जिससे किसानों को ऋण वितरण व अन्य योजनाओं का लाभ अधिक सुविधाओं के साथ दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2021 में मैंने किसानों के सिंचाई पंप पूंजीकरण के 35,000 से अधिक लंबित आयोजनों का समाधान एक साल में करने की घोषणा की थी। मुझे खुशी है कि 36,000 से अधिक पंप पूंजीकृत हो गए हैं। शेष पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है ताकि मार्च 2022 तक ऐसा कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। पहले हमने 1 नवंबर 2018 तक किसानों का लंबित 244 करोड़ रुपए के सिंचाई जल कर माफ किया था। दूसरी बार 20 जून 2021 तक पुनः 80 करोड़ रुपए सिंचाई कर माफ कर दिया है। इस तरह कृषि ऋण माफी, सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत प्रदान, अनुदान जैसे आर्थिक राहत में विस्तार किया गया है। जाहिर है, किसानों को सुविधा देने के हर मामले में हमने संवेदनशीलता के साथ तत्परता से कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है, जिन्हें खरीफ सीजन के बाद
रोजगार का संकट हो जाता है। ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष से लाभ देने की भी घोषणा की थी, जिसके तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान है। दिसंबर 2022 में विशेष ग्राम सभाओं से पात्र हितग्राहियों का अंतिम चयन हो चुका है। गणतंत्र दिवस के तत्काल पश्चात 1 फरवरी को पहली किस्त की राशि पात्र हितग्राहियों को अंतरित की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 60% राशि कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने कृषि व संबंधित कार्यों के लिए 76% राशि खर्च की है। इसी प्रकार जल जंगल जमीन से संबंधित कार्यों के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 65% के प्रावधान के विरुद्ध हमने छत्तीसगढ़ में 82% राशि खर्च की है। कोरोना के दौर में मनरेगा से गांव में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया गया था। वहीं अन्य विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण से हमने मनरेगा की व्यापक सार्थकता साबित की है। हमारी सुराजी गांव योजना में नई अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाने में सफल हो रही है। इसके अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बारी के विकास के काम अब बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना ने ग्रामीण तथा शहरी गौपालकों को आजीविका का नया जरिया उपलब्ध कराया है। इस योजना से अभी तक 122 करोड़ रुपया से अधिक का गोबर खरीदा जा चुका है। इसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और उपयोग की एक नई क्रांति ने जन्म लिया है, जिससे देश में आसन्न रासायनिक खाद संकट को हल करने में मदद मिलेगी। गौठान अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित हो रहे हैं। गोबर से बिजली, प्राकृतिक पेंट तथा अन्य उत्पादों का निर्माण करने की पहल की गई है। अब गोबर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपयोगिता के सभी पहलुओं पर व्यापक और सुसंगत ढंग से काम करने के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना महामारी के समय जब बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे, तब हमने उनके हित के लिए विशेष प्रयास करने का संकल्प लिया था, जिसे अमल में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 को बनाकर लागू किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, पलायन हम एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे प्रदेशवासियों को बताते हुए प्रसन्नता है कि कभी मध्य प्रदेश सड़क में गड्ढे की गड्ढों में गड्ढा है का प्रदेश, सड़कों में गड्ढा है का प्रदेश कहा जाता था। आज 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कों का निर्माण कर दिया गया। और अब हमारा संकल्प है अटल एक्सप्रेस वे बनाने का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। इंदौर की धरती से भी होकर गुजरेगा। ये केवल रोड नहीं होंगे, मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का रोड मैप होंगे। नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास के क्लस्टर अलग अलग बना के हम औद्योगिकरण की नई शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर करेंगे। भोपाल इंदौर के बीच में एक अलग इंडस्ट्रीज का हब बनाया जाए, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। न केवल रोडों का सवाल, कभी बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी,
5,000 मेगावाट उपलब्धता थी, आज बढ़ा के बिजली की उपलब्धता 21,000 मेगावाट से ज्यादा कर दी गई है। अपनी जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, इसलिए एक नहीं अनेक उपक्रम किए जा रहे हैं। अब हम केवल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं, सूरज से भी बिजली बनाने के काम में मध्य प्रदेश आगे है। एक नहीं अनेकों सोलर पावर प्लांट पे काम चल रहा है। शाजापुर हो, आगर हो, मुरैना हो, छतरपुर हो, रीवा में सबसे बड़ा एशिया का सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार है। और ओंकारेश्वर बांध में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, पानी के ऊपर सोलर पैनल बना के हम सूरज से बिजली बनाएंगे। ये ऊर्जा क्लीन ऊर्जा है जो पर्यावरण को बचाने का भी काम करती है। हम सूरज से बिजली बनाएंगे, हम हवा से बिजली बना रहे हैं, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम बायोमास से बिजली बना रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, नदियों के पानी को रोक के किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने में मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। कभी जब यह मांग की गई थी कि नर्मदा जी का पानी क्षिप्रा में लाओ, तो कह दिया गया था इम्पॉसिबल है, यह हो ही नहीं सकता। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा गया, गंभीर से जोड़ा गया, काली सिद्ध से जोड़ रहे हैं, पार्वती से जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान के अंतर्गत 22 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है और उन्हें रोजगार दिलाया गया है। आदिवासी संस्कृति, कलाएं, रहन सहन हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन 1.5 दशकों तक इस समाज की आशाओं के विपरीत कार्य करने का बहुत बड़ा नुकसान आदिवासी अंचलों में होता रहा है। वहीं दूसरी ओर भौगोलिक परिस्थितियों और समाज की सरलता का लाभ उठाते हुए नक्सलवादियों ने भी इन्हें हिंसक गतिविधियों का केंद्र बना लिया था। इस पृष्ठभूमि में हमने आदिवासी बसाहटों में समुचित और सुसंगत विकास की रणनीति अपनाई, जिससे परस्पर विश्वास के वातावरण में एक नई शुरुआत हो। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, हम अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं, जिसका लाभ आदिवासी अंचलों में दिखाई पड़ रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा करते हुए हमने एक नई शुरुआत की थी। पहले मात्र 7 लघुमोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 कर दिया जाएगा। रेली कोसा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा कर दी गई है। लोहानी गुणा में जमीन वापसी से न्याय की जो शुरुआत की गई थी, वह पहल आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में फैली। नक्सली हिंसा के कारण बंद स्कूलों को चालू कराना, अदालती मामलों से मुक्ति, निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार अधिमान्यता पत्रों का वितरण, कुपोषण मुक्त बस्तर, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, डीएनएफ व अन्य नीतियों की मदद से काजू, कॉफी, पपीता जैसे नए ढंग से खेती को बढ़ावा, कनिष्ठ सेवा चयन आयोग का गठन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, आमचो बस्तर विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश, सड़क, बिजली तथा मोबाइल नेटवर्क, हवाई सेवा, देवगुड़ी क्षेत्र का विकास प्राधिकरण में स्थानीय नेतृत्व, मधुर गुड़ योजना, बस्तर दशहरा के लिए
माझी, चालकी आदि के मानदेय राशि में वृद्धि, नारायणपुर जिले में वसाहती सर्वेक्षण जैसे अनेक प्रयासों से स्थानीय जनता और सरकार के बीच आपसी विश्वास का मजबूत रिश्ता बना है। यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जो आदिवासी अंचलों में विकास के नए नए द्वार खोलती है। हमने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का शुभारंभ भी कर दिया है, जो कोदो, कुटकी, रागी आदि लघु धान्य फसलों की उत्पादकता, विपणन, वैल्यू एडिशन आदि के लिए देश की सर्वोच्च संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा। इसका लाभ भी मुख्य रूप से आदिवासी अंचलों के किसानों को मिलेगा। प्रदेश के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकास खंडों में 1735 करोड़ रुपए की लागत से चिराग परियोजना की शुरुआत कर दी गई है, जो इन स्थानों में आजीविका के नए साधन जुटाने में मददगार होगी। मुझे बताते हुए खुशी होती है, वर्ष 2018 की तुलना में 2021-22 में 455% अधिक हर्बल उत्पादों का विक्रय हुआ है और इसे आगामी एक वर्ष में 1100% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक भी और बादल अकादमी से आदिवासी अंचलों के युवाओं को अपनी संस्कृति, प्रतिभा, शैक्षणिक और नवाचार की क्षमताओं को निखारने में मदद मिलेगी। इस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधोसंरचना विकास की बयार से बस्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जनजाति समूहों से सुझाव लेकर पेशा नियम का प्रारूप तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ और पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा हम फिर जल्दी किसानों के खाते में डालने वाले हैं। न केवल फसल बीमा योजना का पैसा, बल्कि प्राकृतिक आपदा में अभी जो नुकसान हुआ है उसकी राहत की राशि भी बहुत जल्दी आपके खाते में आने वाली है। मौसम की मार से अगर किसानों की फसलें प्रभावित होगी तो उनको राहत देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में जा रहा है। आज अपने प्रदेशवासियों से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का राज है। भगवान ने जो संसाधन दिया वो सबके हैं। ये धरती सबकी, पानी सबका, जंगल सबके, खदानें सबकी, सबका समान अधिकार है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। समाज में असमानता दिखाई देती है। एक तरफ जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी देखते हैं, वहां दूसरी तरफ कई गरीबों को हम झुग्गी और झोपड़ियों में निवास करते हुए भी देखते हैं। मेरे बहन और भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है कि सरकार के खजाने पर गरीबों का भी बराबरी का हक है और इसलिए हमारा ये संकल्प है, गरीबों की जिंदगी हम कैसे बेहतर करें। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए सुलभ हो, ये हमारा संकल्प है। और से मेरे गरीब बहनों और भाइयों, सस्ता राशन देने की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और इसके साथ साथ कोविड के इस कठिन काल में निःशुल्क राशन देने का प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण योजना, मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 16,000 करोड़ रुपया एक साल में हमने गरीबों को राशन देने पे खर्चा किया है। 7 तारीख का दिन अन्नोत्सव का दिन होता है।
गरीब को राशन प्रदान किया जाता है। आज मैं प्रदेशवासियों को ये संकल्प भी प्रदेशवासियों के सामने प्रकट करना चाहता हूं, हर गरीब का मकान उसका अधिकार है। हमने 28 लाख मकान अभी तक बनाए ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 लाख शहरी क्षेत्रों में बन रहे, लेकिन अपने आवासीन भाइयों और बहनों को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी कोशिश से कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे और जल्दी उनको पक्का मकान बना के दे दिया जाए। इसलिए गांव हो शहर हो, दोनों जगह हम अभियान चलाएंगे। एक और योजना जिसके संकल्प को मैं व्यक्त कर रहा हूं, स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा तक और रोजगार से लेकर संस्कार विकसित करने तक अनेक कदम उठाए हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट शालाओं के तर्ज पर अब ऐसी हिंदी शालाओं की स्थापना भी प्रत्येक जिलों में की जाएगी। 5-6 वर्षों के बच्चों के लिए ऐसे स्थानों पर प्ले स्कूल बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी, जहां आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हो। प्रथम चरण में ऐसे 6000 से अधिक बालवाड़ी प्रारंभ की जाएगी। नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। हमने बच्चों की जरूरतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझा है, इसलिए कोरोना के कारण अपने माता पिता खोने वाले बच्चों के लिए मातारी दुलार योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2500 से अधिक बच्चों को 2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। इसके अतिरिक्त स्कूल फीस भी माफ की गई है। कोरोना के कारण विश्व स्तर पर शिक्षा के स्तर में गिरावट महसूस की गई थी, जिसके लिए हमने उपचारात्मक शिक्षा नवा जतन 2.0 अभियान चलाने का निर्णय लिया है। हमने शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि लक्ष्य साफ रखा है। शिक्षा युवाओं को सक्षम और रोजगार योग्य बनाए। रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में अभी तक 125 स्थानों पर ITI संस्थाएं प्रारंभ की जा चुकी है। अब प्रत्येक विकास खंड में ITI खोली जाएगी। सबसे बड़े रोजगार के साधन कृषि को भी उच्च शिक्षण संस्थाओं का सहारा देने के लिए 3 वर्षों में 10 नए कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र तथा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। हमने सरकारी विभागों तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में सीधी भर्ती तथा अन्य माध्यमों से बहुत पैमाने पर नौकरी के दरवाजे खोले हैं। गांव, वन क्षेत्रों, परंपरागत कौशल के काम और स्थानीय संसाधनों के वैल्यूएडिशन से भी राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने हैं। हमारी औद्योगिक नीति की सफलता से 32,000 लोगों को रोजगार मिला है और 90,000 लोगों को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। विगत 3 वर्षों में युवाओं के आंखों में स्वावलंबन की चमक बढ़ते देखकर हमारा उत्साह बढ़ा है। यही वजह है हमने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया, जिसके तहत आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। प्रदेश के आस्था स्थलों को पर्यटन विकास की सुविधाओं से जोड़ते हुए हमने चंदपुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया है। वहीं राम वनगमन पथ पर 75 स्थानों को चिन्हांकित कर इनके विकास की कार्य योजना बनाई है। प्रथम चरण में इनमें से 9 स्थानों का विकास कार्य प्रगति पर है। स्थान भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के माध्यम बनेंगे। भाई और बहनों, न्याय के लिए
संघर्ष और कानून का राज चलाने की प्रतिबद्धता हमारी विरासत है। आजादी का आंदोलन न्याय के लिए था। संविधान का निर्माण और संविधान में संशोधन के जरिए नागरिक अधिकारों के दायरे में लगातार विस्तार करते जाने को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदा अपना कर्तव्य समझा। हम इसी विरासत को आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। तृतीय युवाओं को पुलिस बल में भर्ती करना, बस्तर के जवानों को बस्तर फाइटर बल में भर्ती करना, सुरक्षा बलों की देखरेख में बस्तर के दुर्गम और नक्सल प्रभावित अंचलों में 5 बृहद पुलों का निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता का आत्मविश्वास बढ़ाना और इस सब के माध्यम से नागरिक सुविधाओं में वृद्धि को भी हम न्याय की दिशा में बढ़ते कदम मानते हैं। अगले साल तक 1 लाख नौकरियां और दी जाएगी। अलग अलग विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों का अभियान जारी है। लेकिन केवल सरकारी नौकरियां रोजगार की पूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर हम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी गजब की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में इंदौर के नौजवानों ने अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं। हम जल्दी स्टार्टअप की नई नीति लाने वाले बेटा बेटियों। अगर तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया है तो उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ऐसी नीति बनाएंगे कि तुम्हें धन की कमी ना हो। मैं चाहता हूं इंदौर देश के स्टार्टअप की राजधानी बने। और आज मैं कुछ बच्चों से बात भी कर रहा हूं जिन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके प्रयास लगातार जारी है। स्व सहायता समूह की, स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपनी मेहनत से एक नया इतिहास रचा है। लगभग 40 लाख बहनें इस अभियान से जुड़ी आजीविका मिशन के, और लगातार अलग अलग चीजों का निर्माण करके रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उस काम को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। इसी साल लगभग 38,000 करोड़ का आया है। बाकी फैक्ट्री पाइपलाइन में है। औद्योगिक हब के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। न केवल बड़े उद्योग बल्कि एमएसएमई की इकाइयां, 15 अलग अलग क्लस्टर बन रहे हैं, जिसमें नमकीन क्लस्टर जैसे क्लस्टर भी शामिल है। हम एमएसएमई के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, यह हमारा संकल्प है। और ये पिछले दिनों अनुसूचित जनजाति के लिए हमने तय किया था पेशा कानून लागू करेंगे। उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई। चिन्हित इलाकों में राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ कर दी गई है। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक अनुसूचित जाति के कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ मुझे सामान्य वर्ग आयोग बनाया है, जो सामान्य वर्ग के भाई और बहनों के कल्याण के लिए सुझाव देगा। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के बेटा बेटियों के लिए 10%
10% आरक्षण लागू किया जा चुका है। पिछले 8 बार नवयुवाओं को नई सुविधा देने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा और इस हेतु वृहद स्तर पर परिवहन सुविधा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों को न केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु अधिकृत किया जाएगा, अपितु इन केंद्रों में परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाएं नागरिकों को अपने निवास के पास मिल सकेगी एवं प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। 9वां, कर्मचारी कल्याण की दिशा में कुछ नए कदमों को साझा करना चाहूंगा। शीघ्र ही हम प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करेंगे। 10वां, आज इस मंच में घोषणा करता हूं कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। हमारी बहनों की सुरक्षा हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कारण आज मैं आप सभी से के समक्ष घोषणा करना चाहूंगा, इस क्षेत्र में इस हेतु हम प्रत्येक जिला में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर उसे प्रभावी रूप से महिला सुरक्षा हेतु उपयोग करेंगे। 12वां, मैं घोषणा करता हूं प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारंभ की जाएगी। 13वां, वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता एवं उसके कारण वृक्षारोपण हेतु नागरिकों के अरुचि को देखते हुए राज्य सरकार शीघ्र ही इन नियमों का नागरिकों के हित में सरलीकरण करने जा रही है। इसे तो हम समस्त प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन लाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हम धरती को माता कहते हैं, इसकी पहचान हम भारत माता 18 से लेके 26 करोड़ रुपए तक के भवन बनेंगे, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लासेज होगी, प्लेग्राउंड्स होंगे, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर व्यवस्था करके धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन के बेटा बेटियों को भी पढ़ने की बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। मैं जानता हूं हर एक बच्चे में प्रतिभा होती है, अगर अवसर मिल जाए तो गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हैं। हम इस साल एक काम और कर रहे हैं। अंग्रेजियत कई बार लगता अभी बिहारी है, लेकिन मैं जानता हूं कई बच्चे विशेषकर ग्रामीण परिवेश पर रहने वाले वो प्रतिभावान होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में प्रतिभा का प्रकटीकरण नहीं कर पाते और जब पीछे रह जाते हैं। और जो हमने तय किया है अगले साल से मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदी में करवाई जाएगी, ताकि अंग्रेजी न जानने वाले बच्चे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके और अपने प्रतिभा के बूते पर आगे बढ़ सके। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को भारत के 100 के अंदर जो प्रमुख विश्वविद्यालय आए उसमें सम्मिलित हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश खेलों का भी हब बन रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, हमारे प्रयास निरंतर जारी है एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के। सुशासन हमारा मूल है। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, समाधान ऑनलाइन, मोबाइल पर सुविधाएं देना, उसका नया अभियान हमने चलाया हुआ है। और सुशासन का ये एक पक्ष है, जनता को बिना किसी परेशानी के निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ
उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने यह भी फैसला किया कि माफिया चाहे किसी भी प्रकार का हो, मध्य प्रदेश की धरती पर कुचल दिया जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जाए, चाहे वो जमीन हथियाने वाले माफिया हो, गरीबों के प्लाट हड़पने वाले माफिया हो, क्या अलग तरह से समाज को विकृति की ओर ले जाने वाले हो। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनको कुचल के समाप्त करने का फैसला किया है। हजारों हेक्टेयर जमीन है, हमने इन माफियाओं से मुक्त कराई है। और कई जगह जहां इन्हें कब्जा किया था, हम माफियाओं के नहीं गरीबों के मकान बनेंगे। गलत काम करने वाले वक्त से नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने अभियान चलाया है बेहतर कानून और व्यवस्था का। हमने 2 चिन्हित शहरों में, इंदौर और भोपाल में, इसलिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम को भी लागू किया है। आम जनता को सुशासन देते हुए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमने कई प्रकल्प और शुरू करने का फैसला किया है। एक तरफ महाकाल महाराज के मंदिर के परिसर में भव्य निर्माण के काम हो रहे हैं। उज्जैन में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम। वहीं दूसरी तरफ ओंकारेश्वर में, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को अपने गुरु गोविंद और पाद जी मिले थे, वहां उनकी भव्य प्रतिमा लगा के अद्वैत वेदांत संस्थान बनाया जाएगा। एक ही चेतना सब प्राणियों में। और इसलिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उत्साह के साथ। पूरे देश का जनता को, बस्तर का जनता को ये आशीर्वाद मिले, हमारा सरकार को, माननीय भूपेश बघेल को, जनता को सेवा करने का मौका मिले। माय दंतश्री से आशीर्वाद लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जनता खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, व्यापारी खुशहाल हो। यही भगवान से और जनता से अपील करता हूं। लक्ष्मण जी लगातार उन्नति कर रहा है छत्तीसगढ़, और इस उन्नति में और क्या आगे आयाम जोड़ने वाले हैं, क्या योजना? आज छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 साल के बाद, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद, कांग्रेस पार्टी मुख्य सरकार आने के बाद, सोनिया गांधी का नेतृत्व का सरकार, राहुल गांधी का नेतृत्व का सरकार, सरगुजा से लेके भोपालपट्टनम तक, नारायणपुर से लेके जसपुर तक, कोंटा से लेके कोरिया तक, और मध्य छत्तीसगढ़ और पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 24 वर्गों को, चाहे आदिवासी हो, व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, और हमारे देश में सबसे अन्नदाता रहने वाला देश है हिंदुस्तान, दान का कटोरा है। अपनी क्षमता को प्रकट करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं कुछ निवेदन और अपील आपसे करना चाहता हूं। सारे काम केवल सरकार के नहीं होते, समाज को भी हाथ बटाना पड़ता है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रदेशवासियों से, कोविड के मुकाबले के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हमारी नीचे तक सक्रिय रहे। ये कोविड की जड़ों पर प्रहार करने का समय है। इस बार अगर हमने इससे मुकाबला कर लिया तो आगे हो सकता है इससे हमें निजात मिल जाए। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में 97% फर्स्ट डोज लग गया है, 93% से ज्यादा सेकंड डोज लगाए, और 73% 15 से लेकर 17 साल के बच्चों को डोज लगाए। जो शेष रह गए हों उनको टीका जरूर लगवाने में सहयोग करें। मैं एक अपील और अपने
सभी प्रदेशवासियों से करना चाहता हूं। मैंने बेटी बचाने की बात कही है। मेरी प्रार्थना है बेटियां आए तो स्वागत करें, बेटियों को इस धरती पर आने दें, बेटी बचाने में उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ये मेरा निवेदन है। स्वच्छता में इंदौर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आज इंदौर आइकॉन बन गया, आइकॉन। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर स्वच्छता में आया है, लेकिन तीसरे नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश को लाना है। मार्च में फिर स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ होगा, इसलिए गांव हो और चाहे शहर हो, स्वच्छ बना के हमें मध्य प्रदेश को स्वच्छता में भी नंबर 1 बनाना है। एक अपील और मैं कर रहा हूं प्रदेशवासियों से। अभी मैंने अपील की थी कुपोषण समाप्त करने के लिए एक आंगनबाड़ी गोद लें। 97,000 आंगनबाड़ी है मध्य प्रदेश में, 48,000 गोद ले ली गई है। और गोद लेने का मतलब शासकीय सुविधाएं ठीक से उस आंगनबाड़ी में मिले, ये प्रयास करना नंबर 1। और कुछ सुविधाएं अपनी तरफ से हम आंगनबाड़ियों में जुटा दें नंबर 2। मेरी अपील है जो सक्षम और समर्थ लोग हैं, एक आंगनबाड़ी जरूर गोद लें, ताकि 97,000 आंगनबाड़ियों में बेहतर काम करते हुए हम अपने बच्चों को कुपोषण से मुक्त करा लें। अनाथ बच्चे हमारे रहते हुए कोई कैसे हो सकते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं प्रदेशवासियों से। पिछले दिनों में भोपाल में निकला था, मैंने कुछ लोगों को फुटपाथ पर सोते हुए देखा था, और तब हमने तत्काल रैन बसेरे बनवाए, अस्थायी बनवाए। इस मध्य प्रदेश की धरती पर कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा। समर्थ और समाज है और ये सरकार है, हमारे रहते हुए कोई कड़कती सर्दी में बाहर कैसे सो सकता है। और इसलिए रैन बसेरे जहां जरूरत पड़े और बनाएंगे। हम ऐसे लोगों को प्रश्रय देंगे, आश्रय देंगे। दीनदयाल रसोई का और विस्तार करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माता पिता नहीं है, तो कृपया करके जो समर्थ लोग हैं उनको भी गोद लें, उनके लालन पालन में मदद करें। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन जाए जहां हर माता पिता विहीन बेटे बेटियों का पालक हो। एक काम मैं रोज करता हूं, वो अपील आपसे भी करना चाहता हूं। मैं तो रोज करता हूं, रोज एक पेड़ लगाता हूं। ये केवल कर्म कांड नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, ये पर्यावरण को बचाने का प्रयास है। ये धरती का जो उपकार हम पे है, उस कर्जा को उतारने की कोशिश है। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के लिए लगा सकते हो। अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगा सकते हो, बच्चों के जन्मदिन के दिन पेड़ लगा सकते हो, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा सकते हो। अगर एक एक पेड़ ऐसे लग जाए तो पर्यावरण बचाने में मध्य प्रदेश दुनिया में ऐतिहासिक काम करेगा। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। हर मंगल के अवसर पर एक पेड़ आप जरूर लगाएं, ये मेरा निवेदन है। ग्रामवासियों से अपील मैं करना चाहता हूँ, समरस गांव बनाओ, एक अभियान चलेगा, समरस ग्राम अभियान। आपस में अगर कोई मतभेद है तो गांव के लोग मिलकर बैठ के सुलझाएं। गांव की रिपोर्ट थाने में ना जाए, गांव में कोई मतभेद ना हो। महीने में एक बार ग्राम सभा हो, गांव के विकास की योजना बने और गांव को बढ़ाने में सबका योगदान हो। ये मेरा निवेदन है। एक और निवेदन प्रदेशवासियों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर करना चाहता हूं, लोकल उत्पाद खरीदें। मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, अब ये दिन लग गए। मेड इन इंदौर, मेड इन मध्य प्रदेश। हमारे गांव में, हमारे शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हमारे अपने साथियों अनेकों चीजें बनाते, लोकल को वोकल बनाने के संकल्प को पूरा करें। ये मेरा निवेदन है। बिजली हम भरपूर बना रहे हैं, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जनता को सस्ती बिजली देने पे करते हैं। लेकिन प्रदेशवासियों, मैं अपील करता हूं, बिजली फालतू ना जलाएं, जितनी जरूरत हो उतनी उपयोग करें। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। मैं आपसे पीने के पानी के भी बेहतर प्रबंधन की गांव में अब नल जल योजना बन रही है,
समितियां बना के उनका बेहतर प्रबंधन करें। और वैसे ही एक अपील और, हर शहर हर गांव अपना जन्मदिन साल में एक दिन मनाए। मैंने पिछली बार इंदौर में यह अपील की थी, कुछ गांवों ने अपने जन्मदिन की तारीख तय की है। मेरे अपने गांव जैत ने भी नर्मदा जयंती के दिन गांव का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। इंदौर भी जन्मदिन अपना एक दिन मनाए, कोई एक दिन इंदौर का। जब इंदौर में रहने वाले दुनिया भर के लोग इंदौर आए, इंदौर की अलग अलग प्रतिभाएं, इंदौर के विकास का संकल्प ले और साथ मिलके हम इंदौर को और आगे ले जाएं। इंदौर हो चाहे बाकी शहर हो, उनका अपना एक दिन हो जिस दिन गांव के लोग मिलके अपने गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और अंत में नशा मुक्ति अभियान, ये केवल बंद करने से बंद शराब नहीं हो सकती तब तक जब तक इस प्रवृत्ति को हम समाप्त ना कर दें। और इसलिए हम अपने गांव अपने शहर में ये प्रयास प्रारंभ करें कि अधिकतम लोग नशा से मुक्त होने का संकल्प लेके धीरे धीरे नशा मुक्ति की तरफ अपने प्रदेश को ले जाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अकेली सरकार नहीं, समाज के साथ मिलके हम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण को संकल्प को पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत को बनाने के अपने संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। एक बार मैं फिर गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे दलों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की जय का नारा लगाया जाएगा, तत्पश्चात हर्ष फायर होगा। सावधान, राष्ट्रपति जी के जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। हर्ष फायर के लिए खुली लाइन। हमारे जवानों द्वारा 3 बार हर्ष फायर किया जाएगा। पहली बार हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की आधी धुन बजेगी। आपसे अनुरोध है कि इस आधी धुन पर आप अपने स्थान पर ही बैठे रहिएगा।